गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी और सीएलसी के इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे डाइजेशन से रिलेटेड एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट में डाइजेशन कैसे पॉसिबल हो। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं। भोजन का पाचन। फर्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे मुख गुहा में पाचन या डाइजेशन इन ओरल कैविटी। सेकंड, आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक। थर्ड, छोटी आंत में पाचन या डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओरल कैविटी में डाइजेशन की स्टेप की बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए ओरल कैविटी में क्या है, सलाइवा या लार। स्टमक में आएंगे, यहां पर किसकी मदद से पाचन होगा, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस। छोटी आंत में पाचन, यहां पर क्या क्या होगा, पैनक्रिएटिक जूस, अग्नासी रस या इसके अलावा बाइल जूस, पीत रस या इसके अलावा इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस। क्लियर? इस सलाइवा में कौन कौन से घटक हैं और कौन सा पार्ट एंजाइम वाला होगा जो भोजन का पाचन करने में मदद करेगा। गैस्ट्रिक जूस, इसमें कौन कौन से घटक हैं, भोजन के कौन से पार्ट का पाचन करने में ये मदद करेगा। और पैनक्रिएटिक जूस, बाइल जूस और इंटेस्टाइनल जूस, इसके कौन कौन से घटक हैं और उसके कौन कौन से एंजाइमेटिक पार्ट यदि प्रेजेंट हैं तो वो पाचन में किस तरीके से मदद करेंगे, ये देखना पड़ेगा। यदि इन सबके घटक या कंपोजिशन आपको पता है तो डाइजेशन की स्टेप इजी वे से पॉसिबल आप करवा सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहला पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, मुख गुहा में पाचन। अब देखिए बेटा, मुख गुहा में पाचन करवाना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि मुख गुहा में जैसे ही भोजन जाएगा उस भोजन में कौन कौन से अवयव होते हैं।
तो हम कह सकते हैं इस भोजन के अंदर यदि मैं मेजर फूड सोर्स की बात करूं तो या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या लिपिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड, और इसी को क्या बोलते हैं? फैट। अब आपको ये सोचना है कि ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड तीनों तो हैं, लेकिन उस मुख गुहा के अंदर पाचन इनमें से किसका सबसे पहले प्रारंभ होगा और किसका पाचन नहीं होगा। यह समझने के लिए हमें सलाइवा के कंपोजिशन पता होना चाहिए, इसके घटक। इसकी पीएच वैल्यू है 6.8। इसके अंदर आयन है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, और इसके अंदर IgA टाइप की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। IgA किस फॉर्म में होती है? डाइमर फॉर्म। मीन्स आपने देखा होगा कि वाई शेप की स्ट्रक्चर होती है एंटीबॉडी, तो ये वाई शेप की स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होगी, डाइमर फॉर्म। इसी के अंदर भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए म्यूसिन प्रेजेंट होता है। इसी के अंदर थायोसाइनेट साल्ट होता है। इसी के अंदर यूरिया एंड यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं। इसी के अंदर एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम भी मौजूद होता है, और जो फूड मटेरियल का डाइजेशन करेगा टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज भी मौजूद होता है। ये जो सलाइवरी एमाइलेज है, इस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड जो हैं उनमें से केवल कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए जिम्मेदार है। इसका मतलब हमारे मुख गुहा के अंदर सबसे पहले डाइजेशन किसका होगा? कार्बोहाइड्रेट। और इस मुख गुहा के अंदर जो सलाइवा है, ये सलाइवा किसने बनाया? 3 जोड़ी लार ग्रंथियों ने। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां जो मौजूद हैं मुख गुहा के बाहर, लेकिन नलिकाओं के द्वारा मुख गुहा में लार का श्रावण करेंगी। उस लार के अंदर केवल टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज ही इसका डाइजेशन करता है। यहां पर प्रोटीन और लिपिड के डाइजेशन के लिए एंजाइम नहीं होते। तो मुख गुहा में सबसे पहले किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन और लिपिड का होगा ही नहीं, क्योंकि उससे संबंधित एंजाइम यहां पर नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में किसका होगा? स्टार्च। अब आपको बेटा जी ये पता होना चाहिए स्टार्च क्या है। हमारे पास ये ग्लूकोज की एक लीनियर सीक्वेंस है ऐसे, तो इसके बीच में जो बॉन्ड होगा उसे बोलते हैं 1,4 कार्बन कार्बन बॉन्ड। और इस तरीके का सीक्वेंस हो, लीनियर सीक्वेंस तो है ही, ब्रांचिंग भी पॉसिबल हो ऐसे, तो ब्रांचिंग पर 1,6 कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लूकोज की एक तो रेखीय संरचना होगी और एक शाखित संरचना। इस रेखीय संरचना को बोलते हैं एमाइलोज, शाखित संरचना को बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। यदि रेखीय संरचना में ग्लूकोज जुड़े हुए हैं 1,4 लिंकेज से जुड़े होंगे, जहां पर शाखित संरचना है तो ब्रांचिंग पॉइंट पर 1,6 होगा। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो संरचना हमें मिलेगी उसी को क्या बोल रहे हैं बेटा जी? स्टार्च। एक सिंगल ग्लूकोज को हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड, लेकिन यहां पर तो बहुत सारे ग्लूकोज हो गए। इसका मतलब स्टार्च क्या है? पॉली
सैकेराइड। क्या है बेटा जी? पॉलीसैकेराइड। तो इस पॉलीसैकेराइड पर तो हम कह सकते हैं हमारे को ये पता लग गया स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। इस पॉलीसैकेराइड पर यहां पर टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज काम करेगा, तो ये पॉलीसैकेराइड जो है इसका 30% डाइजेशन पॉसिबल हो, और 30% डाइजेशन पॉसिबल ओरल कैविटी में हो रहा है। ये इस पॉलीसैकेराइड को किस में चेंज कर देगा? माल्टोज डाइसैकेराइड में चेंज कर देगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये स्टेटमेंट याद रखना आपको कि स्टार्च पॉलीसैकेराइड को टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा? डाइसैकेराइड में 30% पार्ट का कन्वर्जन करेगा। लेकिन यदि माल्टोज की जगह यहां पर आइसोमाल्टोज दे दिया जाए तो बेटा जी ये भी सही है। इसकी जगह पर इस तरीके से लिमिटेड डेक्स्ट्रिन दे दिया जाए, ये भी सही है। क्लियर है मेरी बात? तो आपसे पूछा जाए मुख गुहा में किसका पाचन होगा? सबसे पहले किसका पाचन आरंभ होगा? कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि हमारे मुख गुहा के अंदर जो सलाइवा है उसके अंदर केवल एक ही एंजाइम है जो भोजन के अवयव का पाचन कर सकता है, और वो भी किसके? कार्बोहाइड्रेट के लिए जिम्मेदार होगा। तो कार्बोहाइड्रेट यहां पर क्या है? स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, उस पॉलीसैकेराइड का 30% डाइजेशन करवाएगा। 30% ही क्यों करवाया? क्योंकि मुख के अंदर भोजन कुछ देर के लिए ही रुका रहता है। उस भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए यहां पर क्या है? म्यूसिन। उस भोजन के अंदर कोई भी बैक्टीरियल एक्टिविटी प्रेजेंट होगी उसको खत्म करने का काम कौन करेगा? लाइसोजाइम। क्लियर है मेरी बात? और किस पीएच पर रिएक्शन चल रही है बेटा जी? ये 6.8 पर रिएक्शन चल रही है। इसका मतलब मुख गुहा में जैसे ही फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल और मुख गुहा में किससे मैच हो गए? सलाइवा से। जैसे ही फूड सलाइवा से मिक्स होगा, इस मिक्स फूड को बोलते हैं बेटा जी बोलस। क्या बोल रहे हैं बेटा? बोलस। तो देखिए इससे आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सलाइवा के कंपोजिशन क्या क्या है? सलाइवा किसने सिक्रेट किया? 3 जोड़ी लार ग्रंथियों। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कहां पर पाई जाती हैं? पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं। पैरोटिड कान के पास, सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी दोनों जबड़ों के जंक्शन पॉइंट पर, और सबलिंगुअल टंग के नीचे। लार का मैक्सिमम श्रावण जो है वो सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी करती है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड है, सबसे छोटी सबलिंगुअल है। इनसे अलग अलग डक्ट भी कनेक्टेड है। पैरोटिड से स्टेंसन डक्ट, सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी से वाटन डक्ट, और सबलिंगुअल से डक्ट ऑफ रिविनस इनसे जुड़ी होती है। इसलिए ये लार ग्रंथियां एक्सोक्राइन या बहिस्रावी प्रकार की होती हैं। क्लियर है बेटा? मुख गुहा में पाचन वाली स्टेप क्लियर है सभी को? अब यहां पर आपने जो माल्टोज देखा ये क्या है? डाइसैकेराइड। इसका मतलब इस माल्टोज के अंदर ग्लूकोज की 2 यूनिट आपस में जुड़ी हुई है, और इस माल्टोज पर जब एंजाइम माल्टेज काम करेगा तो 2 ग्लूकोज को अलग कर देगा। ये हमारे पास देखो कितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इस कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसे डायरेक्टली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हमने क्या किया? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। क्लियर है बेटा? डाइजेशन मैंने स्टार्ट अलग अलग पार्ट में आज क्यों स्टार्ट किया? सबसे पहले मैंने आपको केवल यह बताया है कि सबके जूसेस के कौन कौन से कंपोजिशन है। जूसेस के कंपोजिशन पता लग जाएंगे तो डाइजेशन वाली स्टेप तो बहुत सिंपल है। और इसी को यदि आप कोरिलेट करें, एक बॉटनी में चैप्टर है बायोमोलिक्यूल,
वहां पर आप इसको अपोजिट कर दो, एक ग्लूकोज मोनोमर एक ग्लूकोज से दूसरा ग्लूकोज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बाइंड किया है, जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बाइंड करेगा माल्टोज बनेगा, बहुत सारे ग्लूकोज बाइंड करेंगे ऐसे लीनियर फॉर्म में तो अमाइलोज बनेगा, ब्रांचिंग फॉर्म में बाइंड करेंगे तो अमाइलोपेक्टिन बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे जो पॉलीसेक्राइड बनेगा उसे क्या बोलेंगे, स्टार्च। तो इसी की रिवर्स डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर को याद कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? अब देखिए बेटा आगे, जैसे ही मुख गुहा से भोजन आगे बढ़ेगा तो हम ये मान लेते हैं ये ओरल कैविटी, ये वाला पार्ट फूड और एयर के लिए कॉमन है, इसका मतलब ये पार्ट कौन सा हो गया, फेरिंग्स या ग्रसनी वाला भाग, ये वाला मुख गुहा या ट्रू ओरल कैविटी वाला, और ये ऊपर वाला ये नेजल कैविटी वाला पार्ट। तो यहां से तो एयर आएगी और यहां से फूड मटेरियल, एयर फ्रंट डायरेक्शन में चली जाएगी और फूड मटेरियल बैक डायरेक्शन में ऐसे। तो अब यहां पर फूड मटेरियल इस पार्ट में आ रहा है और ये पार्ट क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब, और ये लॉन्ग ट्यूबुलर जो पार्ट है यहां पर फूड मटेरियल इस तरीके से मूव करता हुआ आगे बढ़े। इस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी, ईसोफेगस, और ईसोफेगस को क्या बोलते हैं, ग्रास नाल या ग्रसिका। जब फूड मटेरियल यहां पर था तो हम कह सकते हैं ओरल कैविटी में ये फूड मटेरियल सलाइवा से या लार से क्या हुआ था, मिक्स। इस फूड मटेरियल को हमने क्या बोला बेटा, बोलस। हमारे शरीर में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और ये क्या है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और ये है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी और परानुकंपी में ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये सलाइवा सिक्रेशन को डिक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक सलाइवा सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। इसका मतलब हमारे शरीर में सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ाने का काम कौन कर रहा है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का PSNS मीन्स परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, और उस सलाइवा सिक्रेशन को घटाने का काम कौन करता है, अनुकंपी। तो जब सलाइवा का सिक्रेशन ज्यादा होगा तो मैं कह सकता हूं भोजन का पाचन भी 30% की तरफ बढ़ेगा। सलाइवा का सिक्रेशन कम होगा तो उसके अंदर अल्फा अमाइलेज या सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी, तो डाइजेशन भी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहीं ना कहीं हमारे सलाइवा या लार का सिक्रेशन को बढ़ाने और घटाने का काम कर रहा है। तो अब मैं यहां पर क्या कहूंगा कि ये क्या बन गया, बोलस बन गया है, क्योंकि यहां पर फूड सलाइवा से मिक्स हो गया। बोलस जैसे ही आगे बढ़ेगा, इसका मतलब इस बोलस पार्ट के अंदर सलाइवा मिक्स है तो डाइजेशन वाली स्टेप तो चल रही है, लेकिन ईसोफेगस में कोई भी एक्स्ट्रा डाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता।
क्योंकि इससे एसोसिएटेड किसी भी प्रकार की कोई ग्लैंड्स यहाँ पर डाइजेशन से रिलेटेड नहीं है जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन कर रही है। ईसोफेगस का ये 1/3 पार्ट, ये 1/3 पार्ट और ये 1/3 पार्ट, एंटीरियर 1/3 पार्ट कंकाली पेशियों का बना हुआ है, ये कंकाली तथा चिकनी पेशियों का बना हुआ है और ये केवल चिकनी पेशियों का। इसका मतलब ये वॉलेंट्री पार्ट था, ऐच्छिक भाग, और ये इनवॉलेंट्री पार्ट। मीन्स ग्रासनाल या ग्रसिका का शुरुआती भाग मानव के अंदर ऐच्छिक है और ये पश्च भाग क्या है? अनैच्छिक। ईसोफेगस में डाइजेशन तो चल रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सलाइवा मिक्स है, लेकिन ईसोफेगस का डाइजेशन में यहां पर रोल नहीं है। यहां पर ये इस तरीके से जे शेप की संरचना में जाकर खुलेगा। किसके थ्रू? यहां पर एक अवरोधनी मौजूद होती है जो अनैच्छिक प्रकार की है, जिसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ईसोफेजियल स्फिंक्टर। और यहां पर दूसरी अवरोधनी मौजूद होती है जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो जब तक ये अवरोधनी नहीं खुलेगी तब तक भोजन आमाशय में प्रवेश नहीं करेगा। जैसे ये खुलेगी, ये आमाशय में प्रवेश कर चुका है। आमाशय का ये भाग कार्डियक, ये फंडस, ये मेन बॉडी पार्ट और ये पाइलोरिक। आमाशय को 4 अलग अलग भागों में हमने बांट रखा है। जे शेप की जो ये संरचना है, ये आमाशय हमारे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। उसका वो भाग जो ईसोफेगस से जुड़ा हुआ है वो है कार्डियक, ये ऊपर उठा हुआ भाग फंडस, ये मेन इसकी बॉडी और ये पाइलोरिक। जैसे ये खुलेगा तो भोजन यहां 4 से 5 घंटे तक रुका रहेगा। इसका मतलब जो बोलस यहां पर आएगा, तो मैं कह सकता हूं जैसे ही बोलस यहां पर आया, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस जैसे ही मिक्स होगा, अब इस फूड मटेरियल को हम बोलते हैं काइम। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं बेटा जी? उसको फूड मटेरियल को हम काइम। फूड मटेरियल में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड है। इसमें ऑलरेडी क्या मिक्स थी? सलाइवा। अब क्या मिक्स हो गया? गैस्ट्रिक जूस। जैसे ही सलाइवा मिक्स हुआ था तब इसे हमने क्या बोला था? बोलस। और जैसे ही बोलस में अब गैस्ट्रिक जूस और मिक्स हो गया, तब इसे क्या बोलेंगे हम? काइम। याद रहे बेटा जी, गैस्ट्रिक जूस ये एसिडिक पीएच है। लेकिन सलाइवा के अंदर यहां पर पीएच वैल्यू कितनी थी? 6.8। तो जैसे ही बोलस काइम में कन्वर्ट होगा, सलाइवरी एमाइलेज की एक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज इस पीएच पर काम कर रहा था, लेकिन यहां पर एसिडिक पीएच 1 से लेकर 3 पीएच पर वेरी कर रहा है। इसका मतलब हाईली एसिडिक कंडीशन डेवलप हो गई, तो ये काम करना अब धीरे धीरे कम कर देगा। अब किसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी? ऐसे एंजाइमों की एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी जो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेप्सिनोजन है, इनएक्टिव फॉर्म में है, निष्क्रिय अवस्था में, तो पहले उसका पेप्सिन में कन्वर्जन होना चाहिए। तो हम यहां कह सकते हैं कि यहां पर पेप्सिनोजन है, ये HCl की प्रेजेंस में किस में चेंज होगा? पेप्सिन।
प्रोरेनिन है, ये HCl की प्रेजेंस में किस में चेंज होगा? रेनिन। इसका मतलब ये एसिडिक पीएच क्या कर रहा है? जो निष्क्रिय एंजाइम थे उनको सक्रिय एंजाइमों में परिवर्तित करने का काम कर रहा है। अब आपको यह भी पता है इस गैस्ट्रिक जूस के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? पेप्सिनोजन है, प्रोरेनिन है, गैस्ट्रिक लाइपेज है। इसका मतलब अब इनकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो नोट करें बेटा यहां तक। अब बेटा एक एक स्टेप देखें कि मुख गुहा में पाचन के पश्चात जैसे ही भोजन ग्रसनी से और ग्रसिका से होता हुआ आगे बढ़ेगा तो उस भाग में किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा डाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो मुख गुहा में सलाइवा या लार का मिक्स हुआ उसका डाइजेशन चलता रहता है। जैसे ही अब भोजन कहाँ पर पहुँचेगा? स्टमक में। स्टमक में भोजन पहुँचेगा तो ये ईसोफेगस और स्टमक रीजन के बीच में एक स्फिंक्टर या अवरोधनी लगी होती है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। जठर ग्रसिका अवरोधनी। जैसे ये खुलेगा भोजन आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय के अलग अलग भाग हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरिक। भोजन जैसे यहाँ पर पहुँचता है तो मैं कह सकता हूँ आमाशय में फूड के अंदर गैस्ट्रिक जूस या जठर रस, जो फूड मटेरियल है वो यहाँ पर जठर रस से मिक्स हो जाएगा। जैसे ही मिक्स होगा अब इस फूड मटेरियल को हम क्या बोल रहे हैं? काइम। इस जगह पर 4 से 5 घंटे तक भोजन स्टे करेगा। तो 4 से 5 घंटे तक यहाँ भोजन रुका रहेगा। इस दौरान जठर रस में जो भी एंजाइम प्रेजेंट है वो भोजन के पाचन में क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो इस आमाशय की दीवार के अंदर अलग अलग परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहर सिरोसा, फिर मसल लेयर, और मसल लेयर में भी अलग अलग मसल्स है, लॉन्जिट्यूडनल भी है, सर्कुलर भी है और ओब्लिक भी है। इसके बाद सब म्यूकोसा, और म्यूकोसा के बाद इंटीरियर रीजन पर ल्यूमेन। सिरोसा, मसल लेयर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड ल्यूमेन। इस म्यूकोजल पार्ट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या जठर ग्रंथियां पाई जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पर, देख, ये एक गैस्ट्रिक ग्लैंड की स्ट्रक्चर है और इस तरीके से गैस्ट्रिक ग्लैंड बहुत सारी यहां पर मैंने यहां पर लेबल किया ए, ये बी, ये सी, ये डी और ई। आमाशय में इस तरीके से ये फोल्डेड स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है यहां पर ऐसे प्रेजेंट होती है। इन्हें हम बोलते हैं रूगे। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इनके अंदर अलग अलग सेल्स पाई जाती है, अलग अलग कोशिकाएं। जैसे कि मैंने लिखा ए, ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल। तो इस ए का कार्य क्या है? अब तो याद हो गया होगा आपको, HCl और इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर या नैज कारक। HCl रिलीज होगा तो बेटा जी इस HCl का काम क्या है? इस HCl का काम है आमाशय में अम्लीय माध्यम प्रदान करना। और HCl का काम क्या है? तो मैं कह सकता हूं आमाशय में जो pH वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 3 pH की वैल्यू होगी।
एक काम तो हो गया HCl का आमाशय में अम्लीय माध्यम प्रदान करना। दूसरा काम देखो, पेप्सिनोजन ये निष्क्रिय अवस्था में होता है, उसे सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करने का काम कौन कर रहा है? HCl। प्रोरेनिन जो छोटे बच्चों में पाया जाता है, ये भी किस फॉर्म में है? निष्क्रिय, उसे भी HCl ने सक्रिय कर दिया। न्यूक्लियोप्रोटीन, HCl की प्रेजेंस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पार्ट में टूट जाएगा। इसका मतलब HCl अम्लीय माध्यम तो प्रदान कर ही रहा है, साथ साथ में निष्क्रिय एंजाइम जो भी है उनको सक्रिय में परिवर्तन करने का काम भी कर रहा है। भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन में जो कठोर पदार्थ है उनको सरल बनाने में सहायता भी करता है। दूसरा है ICF, इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर या नेज कारक। नेज कारक का काम है विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करना। तो ये जो नेज कारक है ये विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है। अब मान लो विटामिन B12 है, इसका अवशोषण नहीं हो पाए, तो इसकी वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है बेटा। यदि ICF नहीं है तो विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होगा, विटामिन B12 का अवशोषण नहीं होगा तो पर्नीशियस एनीमिया हो जाएगा। इसका मतलब विटामिन B12 जो है एनीमिया से रिलेटेड है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, पर्नीशियस एनीमिया हुआ तो कहीं ना कहीं ब्लड सेल्स जो होती है, RBC जो होती है, उनके मैचुरेशन में कहीं ना कहीं ये विटामिन B12 का रोल है। तो आपसे पूछा जा सकता है हमारे जठरीय ग्रंथियों में कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो रक्त उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हैं? ए टाइप की कौन सी है? ऑक्जिंटिक, पैराइटल या भित्तीय कोशिकाएं, इन्हीं को बोलते हैं बेटा भित्तीय कोशिकाएं। क्लियर? दूसरा है बी सेल। बी सेल को बोल रहे हैं चीफ सेल, पेप्टिक सेल, या इसी को बोलते हैं मुख्य कोशिका, या इसी का एक नाम और भी है जिसे बोलते हैं जाइमोजन। तो ये बी सेल है, ये क्या रिलीज करती है? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। जो भी गैस्ट्रिक जूस है, जठर रस है, उसका एंजाइमेटिक पार्ट पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज और प्रोरेनिन किसने सीक्रेट किया? चीफ सेल। अब देखो वो जो पेप्सिनोजन है HCl होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलेगा। पेप्सिन का मुख्य काम क्या है? ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में सहायता करेगा। प्रोटीन, यहां पर प्रोटीन क्या होता है बेटा जी? पॉलीपेप्टाइड। और इस पॉलीपेप्टाइड को तोड़ देता है छोटे पेप्टाइड में जिसे हम बोल रहे हैं पेप्टोन्स या प्रोटीएजेज। इसका मतलब आमाशय में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियों में जो चीफ या पेप्टिक सेल है पेप्सिनोजन रिलीज करेगी। तो पेप्सिनोजन जब रिलीज करेगी तो सबसे पहले उसका सक्रिय होना जरूरी है, और जैसे ही वो सक्रिय होगी तो प्रोटीन के पाचन में सहायता करेगी। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक लाइपेज। ये लाइपेज जो है ये यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ की पीएच क्या है? 1 से लेकर 3 पीएच है। इसका मतलब यहाँ पर पीएच कैसी है? एसिडिक पीएच है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, जो भी लाइपेज होता है वो बेसिक पीएच पर काम करता है, मीन्स क्षारीय पीएच पर काम करेगा। नेक्स्ट कौन सा बच गया? प्रोरेनिन। प्रोरेनिन क्या करेगा? देखिए ये दूध के प्रारंभिक पद के डाइजेशन में सहायता करता है। मिल्क के अंदर सॉल्युबल प्रोटीन क्या प्रेजेंट है? यहां पर कैसिन। उस कैसिन के ऊपर ये रेनिन काम करेगा। रेनिन तभी तो काम करेगा जब प्रोरेनिन से एक्टिव फॉर्म बनी होगी।
इसका मतलब बी सेल से सीक्रेट होने वाले जो एंजाइम है निष्क्रिय अवस्था में, वो तभी काम करेंगे जब ए सेल ने प्रॉपर रूप से फंक्शन किया होगा। तो कैसीन रेनिन के प्रेजेंस में, कैसिनोजन में, इन दी प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम पैरा कैसिनेट बना लेता है, और ये क्या है, इनसोल्यूबल फॉर्म है। कैसी फॉर्म है, इनसोल्यूबल फॉर्म। इसी को बोलते हैं, कैल्शियम पैरा कैसिनेट को, मिल्क क्लोट। क्लियर? तो आपको पेप्सिनोजन का फंक्शन भी पता लग गया, प्रोरेनिन का फंक्शन भी पता लग गया। क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट है सी सेल, जिसे हम बोल रहे हैं म्यूकस सेल। म्यूकस सरफेस सेल भी हो सकती है, म्यूकस नेक सेल भी हो सकती है। म्यूकस सरफेस और म्यूकस नेक सेल ये श्लेष्मा का स्रावण करती है, मीन्स म्यूकस का स्रावण करती है। और यहां पर जितना ज्यादा म्यूकस इकट्ठा होगा उसका रोल क्या होगा, ये म्यूकस जितना ज्यादा इकट्ठा होगा तो जितना भी HCl रिलीज होगा तो वो इस म्यूकस के ऊपर गिरेगा। इसका मतलब हमारे आमाशय की दीवार को बचाने का काम करता है। मीन्स मैं कहता हूं जठर आंतरिक पथ में जहां जहां पर म्यूकस सेल है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी म्यूकस सेल है, तो ये म्यूकस सेल जितनी रिलीज होती, म्यूकस सेल से म्यूकस रिलीज होता रहेगा, वो जठर आंतरिक पथ की दीवार की सुरक्षा करने का कार्य करता है। इसका मतलब सी का रोल भी आपको पता लग गया। नेक्स्ट है अर्जेंटाफिन सेल। ये सीरोटोनिन, हिस्टामिन ऐसे पदार्थ सीक्रेट करते हैं जो वेसल्स के डायलेटर भी काम करता है और वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन का भी। यदि मैं कहूं सीरोटोनिन है तो ये डायमीटर को कम करेगा, हिस्टामिन है ये डायमीटर को क्या करेगा, फैलाएगा, ऐसे फैला देता। जी सेल, यहां पर जो जी सेल है ये क्या करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन को स्रावित करवाती है, और गैस्ट्रिन हार्मोन जितना स्रावित होगा वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करवाने में मदद करेगा। अब आपको पता लग गया गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन क्या है और आमाशय में इस गैस्ट्रिक जूस के अलग अलग पार्ट का क्या क्या रोल है। क्लियर है बेटा? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि आमाशय की पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल को निष्क्रिय कर दिया जाए तो क्या होगा। इमेजिन करें ये सिचुएशन, यहां से ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल जो है इनको निष्क्रिय कर, क्या रिलीज नहीं होगा, HCl। क्या यहाँ का एसिडिक मीडियम बनेगा, क्या नहीं बनेगा। एसिडिक मीडियम नहीं बनेगा तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन क्या एक्टिव होंगे, क्या नहीं होंगे। इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं प्रोटीन का पाचन प्रभावित होगा। क्लियर है बेटा यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, ये भाग कौन सा है, ईसोफेगस का, ग्रसिका या ग्रासनाल वाला। ये भाग कौन सा है, स्टमक या आमाशय वाला। ये भाग कौन सा है, ड्यूडेनम, ग्रहणी वाला भाग। अब एक पॉइंट समझिए ध्यान से, ये जो ईसोफेगस वाला पार्ट है इसमें भोजन यहां से इस तरीके से गति करता हुआ आ गया। भोजन की इस तरीके की गति को बोलते हैं
पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये दो तरीके की हो सकती है, फास्ट और स्लो। याद करें, जब फूड मटेरियल माउथ में था, मीन्स ओरल कैविटी के पास, तब हमने उसे बोला था बोलस। तो वहां पर दो तरीके की एक्टिविटी हुई थी। सलाइवा, इसका सिक्रेशन ज्यादा और कम। उसी तरीके से मैं कह रहा हूं, फूड मटेरियल में जो मूवमेंट पॉसिबल होंगी, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, वो क्या हो सकती है, फास्ट या स्लो। अब हमने स्टमक के अंदर बात की, गैस्ट्रिक जूस या जठर रस, इसका सीक्रेशन या श्रावण ज्यादा भी हो सकता है और कम। जैसे ही फूड मटेरियल सलाइवा में मिक्स हुआ, तब हमने क्या नाम दिया, बोलस। जैसे ही फूड मटेरियल गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हुआ, तो क्या नाम दिया उसको, काइम। अब देखिए बेटा, ये फूड मटेरियल जैसे ही इंटेस्टाइनल रीजन में जाएगा, अब यहां पर इसे वर्ड देंगे काइल, क्योंकि अब फूड मटेरियल इंटेस्टाइनल जूस प्लस पैनक्रिएटिक जूस प्लस बाइल जूस, इन सबसे मिक्स हो जाता। फूड मटेरियल प्लस इंटेस्टाइनल जूस, जिसे सक्कस एंटेरिकस भी बोलते हैं, प्लस पैनक्रिएटिक जूस या अग्नासी रस प्लस बाइल जूस या पीत रस, इन सब से मिक्स होगा, तब हमें क्या बोल रहे हैं, इसको काइल। इसका मतलब इस भाग में 4 से 5 घंटे तक स्टे किया, यहां पर हमने क्या नाम दिया था उसे, काइम। और ओरल कैविटी में उसका नेम क्या था, बोलस। तो चाहे सलाइवा का सिक्रेशन फास्ट करना हो या स्लो करना हो, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को फास्ट करनी या स्लो करनी हो, गैस्ट्रिक जूस को एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट करना है या उसको इनहिबिट करना हो, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके दो भाग, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मीन्स अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका। ये अनुकंपी सिंपैथेटिक की बात कर रहा हूं, परानुकंपी पैरासिम्पैथेटिक। परानुकंपी ये किसी भी सिक्रेशन को, यहां पर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो रहा है और सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं गैस्ट्रिक जूस एंड सलाइवा, इनको ज्यादा अमाउंट में रिलीज करने के लिए मैसेज देता है। क्लियर है बेटा? लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये गैस्ट्रिक जूस को कम और सलाइवा को भी कम करने के मैसेज देता है। तो मैं यहां कह सकता हूं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट फास्ट होगी। फास्ट किसकी वजह से होगी? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्लो किससे होगी? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। गैस्ट्रिक जूस ज्यादा किससे बनेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। गैस्ट्रिक जूस कम किससे बनेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सलाइवा ज्यादा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और कम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बेटा जब नर्वस सिस्टम की बात की जाएगी तब वहां पर ये फंक्शंस आपको रिलेट किए जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि आपको यहां पर याद हो जाए, तो वहां पर बहुत इजी रहेगा आपके लिए। क्लियर है मेरी बात? यहां तक क्लियर है सभी को? तो नोट करें इसको भी। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग भाग है,
ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ग्रहणी, मध्यांतर, शुद्रांतर या शेषांतर। यहां पर पाचन कौन से भाग में पॉसिबल होगा? इस ड्यूडेनम भाग में, और ये मैक्सिमम होगा। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि इस ड्यूडेनम भाग में बाइल जूस पीत रस आकर मिलेगा, पैनक्रिएटिक जूस अग्नाशी रस आकर मिलेगा, इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस आंतरीय रस आकर मिलेगा। तो इन सब के घटक भी आपको पता होने चाहिए। इंटेस्टाइनल जूस के कौन कौन से घटक है? डाइपेप्टाइडेज, डाइसैकेराइडेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज। डाइसैकेराइड की फॉर्म में माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज या इन्वर्टेज, ये मिलते हैं। तो आपसे पूछा जाए इंटेस्टाइनल जूस, उसकी पीएच क्या होगी? उसकी पीएच एल्कलाइन होगी, क्षारीय पीएच। नियर अबाउट 90% यहां पर वाटर होगा, और एंजाइमेटिक फॉर्म में ये सभी एंजाइम प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है पैनक्रिएटिक जूस। इसके क्या कंपोजिशन है? पैनक्रिएटिक लाइपेज, पैनक्रिएटिक न्यूक्लिएज, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, इसको एमाइलोप्सिन भी बोलते हैं, और पैनक्रिएटिक लाइपेज को स्टीएप्सिन भी बोलते हैं। काइमोट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में, ट्रिप्सिनोजन ये भी निष्क्रिय अवस्था में, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये भी निष्क्रिय अवस्था में। यहाँ पर भी नियर अबाउट 90% वाटर होगा, और इसकी जो पीएच है वो भी क्या है बेटा जी? एल्कलाइन या क्षारीय। पर डे यदि सीक्रेशन देखा जाए तो 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे पैनक्रिएटिक जूस का सीक्रेशन होता है। 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन होगा, एंड 500 to 600 ml पर डे बाइल जूस का सीक्रेशन होगा। बाइल जूस में भी 90% वाटर, इनऑर्गेनिक साल्ट की फॉर्म में NaCl, NaHCO3, Na2CO3। ऑर्गेनिक साल्ट में सोडियम पोटेशियम के ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट,
ये ऑर्गेनिक साल्ट। बाइल पिगमेंट की फॉर्म में बिलरुबिन येलो कलर का, बिलवर्डिन ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, फॉस्फोलिपिड भी यहां पर प्रेजेंट होता है। ये तो बात हुई इस बाइल जूस के कंपोजिशन की, ये बात हुई पैनक्रियाटिक जूस के कंपोजिशन की, ये बात हुई इंटेस्टाइनल जूस के कंपोजिशन। अब देखिए बेटा, ये न्यूक्लियोसाइडेज है, इसका मतलब न्यूक्लियोसाइड पर काम करेगा। इंटेस्टाइनल लाइपेज है, इसका मतलब ये लिपिड पर काम करेगा। डाइसैकेराइडेज है, ये कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा। डाइपेप्टाइडेज है, ये अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होगा डाइपेप्टाइड उस पे काम करेगा। पैनक्रियाटिक जूस में प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये प्रोटीन डाइजेशन से रिलेटेड। पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से रिलेटेड। पैनक्रियाटिक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन से रिलेटेड। और पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये लिपिड के डाइजेशन से रिलेटेड। तो मेजर फूड सोर्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, सबका डाइजेशन यहां पर पॉसिबल होगा। बाइल जूस, इसके अंदर एंजाइमेटिक पार्ट नहीं होता है, कोई भी एंजाइम नहीं है, बट बेटा बाइल जूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाइल जूस में इनऑर्गेनिक साल्ट है, ये उसकी पीएच को क्षारीय बनाते हैं। ऑर्गेनिक साल्ट है, ये वसा का पाइसीकरण करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। बाइल पिगमेंट, ये उसे कलर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इसका काम क्या है, बाइल जूस जो है वो लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। बाइल जूस माइसेली फॉर्मेशन में सहायता करता है। बाइल जूस विटामिन जो होते हैं वसा में सोल्यूबल और वाटर में सोल्यूबल, जिनमें से जो वसा में सोल्यूबल है उनके अवशोषण में भी सहायता करता है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो नोट करें बेटा ये टेबल। देखिए बेटा, छोटी आंत में जो पाचन हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो पीत रस है उसका एंजाइमेटिक पार्ट नहीं है, तो वो एंजाइमेटिक रिएक्शन तो परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन बाकी पीत रस का पाचन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे मैं वसा के पाइसीकरण से रिलेटेड बात कहूँ, चाहे कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन से उनके अवशोषण से रिलेटेड बात कहूँ, या माइसेली फॉर्मेशन से रिलेटेड बात कहूँ, या लाइपेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करने से रिलेटेड बात कहूँ, उन सब में बाइल जूस करो। सबसे पहला पार्ट हम यहाँ देखेंगे, पैनक्रियाटिक जूस अग्नाशी रस की सहायता से स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन कैसे हो। अग्नाशी रस के अभी आपने घटक देखे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ट्रिप्सिनोजन की, ये निष्क्रिय अवस्था में, तो सबसे पहले इसे क्या करना पड़ेगा, हमें सक्रिय अवस्था में ट्रिप्सिन में बदलना पड़ेगा। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदला, इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट हुई, एंटेरोकाइनेज की। और एंटेरोकाइनेज जो है ये आंतरीय म्यूकोसा से स्रावित होता है। एंटेरोकाइनेज अग्नाशी रस का भाग नहीं है, लेकिन ये इसे निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय में परिवर्तन का काम करता है। अब जो ये ट्रिप्सिन बना है सक्रिय अवस्था में, ये क्या करेगा, काइमोट्रिप्सिनोजन, ये भी निष्क्रिय अवस्था में, इसको सक्रिय अवस्था में बदलेगा, जिसे हम बोलते हैं काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल रहा है। और यही ट्रिप्सिन जो है ये प्रो कार्बोक्सी
पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में परिवर्तित कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया हमने, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदला एंटेरोकाइनेज की सहायता से। जो ये ट्रिप्सिन बना, ये काइमोट्रिप्सिनोजन को किस में बदलेगा, काइमोट्रिप्सिन में। और यही ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी क्या है, निष्क्रिय अवस्था में है, उसको भी सक्रिय अवस्था में बदलने का काम करता है। और ये तीनों प्रोटीन पाचन से संबंधित है। तो हम कह सकते हैं हमारे को यदि प्रोटीन मिल जाए या आमाशय में जो पाचन हुआ तो क्या बना था, प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स, या तो प्रोटीन फॉर्म मिली है या प्रोटीएजेज या पेप्टोन्स मिले। इनके ऊपर ये एंजाइम काम करेंगे। तो मैं कह सकता हूं एक्टिव फॉर्म क्या होगी, ट्रिप्सिन, और एक्टिव फॉर्म क्या होगी, काइमोट्रिप्सिन, और एक्टिव फॉर्म क्या होगी, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये प्रोटीन, प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स को फाइनली डाइपेप्टाइड्स में चेंज कर देते। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, इनमें से ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक एक्सोपेप्टाइडेज है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये एंडोपेप्टाइडेज है। एंडोपेप्टाइडेज जो भी होगा ये हमारे पास लॉन्ग पेप्टाइड, इसको बीच में से तोड़ना है तो एंडोपेप्टाइडेज काम करेगा, और टर्मिनल एंड से यहां से तोड़ना है तो एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज क्या करता है, बड़े बड़े सीक्वेंस को छोटे में तोड़ने का काम करता है। एंडो ने क्या किया बेटा, बड़े को छोटे सीक्वेंस में तोड़ा और उस छोटे को भी और छोटे में तोड़ना है तो एक्सोपेप्टाइडेज काम करेगा वहां। अब एक्सोपेप्टाइडेज भी दो तरीके के हो सकते हैं, एमिनो ग्रुप पे काम कर रहा है या COH ग्रुप पे काम कर रहा है, एमिनो पेप्टाइडेज या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्लियर है बेटा। तो एनसीईआरटी में फर्स्ट रिएक्शन तो ये शो की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं इसी की। पैनक्रिएटिक लाइपेज, जिसे हम स्टिएप्सिन भी बोल रहे हैं, ये स्टिएप्सिन क्या करेगा, लिपिड या फैट इसका डाइजेशन कराएगा। पहले आपको पता होना चाहिए लिपिड या फैट है क्या। ये एक ट्राइग्लिसराइड है। तो ट्राइग्लिसराइड को या तो डाइग्लिसराइड या फाइनली मोनोग्लिसराइड में ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। ट्राइग्लिसराइड होता क्या है, CH2OH, CHOH एंड CH2, इसे बोल रहे हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। और यहां से RCOH, RCOH, RCOH ये कंबाइन कर ले, इसका मतलब +3 फैटी एसिड
1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड कॉम्बाइन करेंगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो -H2, यहां से भी -H2 और यहां से भी -H2। तो मैं कह सकता हूं इसमें से 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड में से 3H2O आपने निकाल दी, जो बचेगा उसी को क्या बोल रहे हैं हम, ट्राइग्लिसराइड। जैसे ही आप यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे, इसका मतलब COH और OH, ये अल्कोहलिक हो गया, ये कार्बोक्सिलिक, दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, एस्टर फॉर्मेशन करेगा। और ट्राई एस्टर फॉर्मेशन ही क्या है, ट्राइग्लिसराइड। इसके ऊपर पैनक्रिएटिक लाइपेज ने काम किया तो वो इसे डाई या मोनोग्लिसराइड में ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा पैनक्रिएटिक न्यूक्लियस। पैनक्रिएटिक न्यूक्लियस आपके पास ये DNA है या RNA न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में, रियली में है क्या, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड पर न्यूक्लियस काम करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये रियली में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। मीन्स मैं ये कहूं कि पैनक्रिएटिक न्यूक्लियस जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड्स में या यहां पर फॉस्फेटेज काम करे। फॉस्फेट ग्रुप को यहां से रिमूव कर देगा तो फाइनली क्या मिलेगा, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। क्लियर? नेक्स्ट है पैनक्रिएटिक एमाइलेज या एमाइलोप्सिन। याद करें ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का 30% डाइजेशन पॉसिबल हुआ, तो यहाँ पैनक्रिएटिक एमाइलेज जो स्टार्च है रिमेनिंग उसका कितना परसेंट, 70%, उस स्टार्च का डाइजेशन करवाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं स्टार्च के ऊपर पैनक्रिएटिक एमाइलेज ने काम किया। स्टार्च रियली में क्या है, एक पॉलीसैकेराइड। स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं इस तरीके से, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन, इसको ऐड कर दिया जाए तब जाकर स्टार्च मिले। पैनक्रिएटिक एमाइलेज काम करेगा तो यहां पर क्या मिलेगा, माल्टोज, ये एक डाइसैकेराइड है, या ऑप्शन में ये दिया हो आइसोमाल्टोज, ये भी करेक्ट है, या ऑप्शन में लिमिटेड डेक्स्ट्रिन, ये भी सही है। क्लियर है बेटा? तो देखो पैनक्रिएटिक जूस ने प्रोटीन का डाइजेशन में भी सहायता किया, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में भी सहायता किया, लिपिड का डाइजेशन में भी सहायता किया और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी सहायता किया। अब बात कर लेते हैं यहां पर इंटेस्टाइनल जूस जो है उसका क्या रोल होगा।
इंटेस्टाइनल जूस का पाचन में भूमिका। आंतरीय रस की पाचन में भूमिका। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? सक्कस एंटेरिकस। देखिए, सबसे पहला अभी आपने देखा पैनक्रिएटिक जो प्रोटीन एंजाइम थे, उन्होंने फाइनल क्या बनाया? डाइपेप्टाइड्स। सेकंड, पैनक्रिएटिक एमाइलेज ने क्या बनाया? डाइसैकेराइड्स। पैनक्रिएटिक न्यूक्लियस ने क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड्स। और पैनक्रिएटिक लाइपेज ने क्या बनाया? डाई या मोनोग्लिसराइड्स। डाइपेप्टाइड्स है, डाइपेप्टाइड्स पर कौन काम करेगा बेटा? डाइपेप्टाइडेज, जो इस डाइपेप्टाइड्स को इस तरीके से एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड इसमें तोड़ देगा। और मैंने आपको ये कहा कि प्रोटीन जो है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गई? एमिनो एसिड में। तो ये कैसी यूनिट थी? पॉलीमर यूनिट। और ये कैसी हो गई? मोनोमर। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में आपने चेंज कर दिया। इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन यहां पर कंप्लीट हो गया। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता। डाइसैकेराइड्स, क्या पता है ये माल्टोज हो सकता है? एक रिड्यूसिंग शुगर है। क्या पता ये लैक्टोज हो सकता है? रिड्यूसिंग शुगर है। क्या पता ये सुक्रोज हो सकता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये रिड्यूसिंग शुगर, ये भी रिड्यूसिंग शुगर और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डाइसैकेराइडेज काम करेगा। इसका डाइसैकेराइडेज है माल्टेज, इसका डाइसैकेराइडेज है लैक्टेज और इसका डाइसैकेराइडेज है सुक्रेज या इन्वर्टेज। तो देखिए बेटा, ये माल्टोज पर माल्टेज काम करेगा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेकडाउन कर देगा। लैक्टोज पर लैक्टेज काम करेगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ब्रेकडाउन कर देगा। और सुक्रोज पर सुक्रेज काम करेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में ब्रेकडाउन कर देगा। न्यूक्लियोसाइड्स जो बना, इसके ऊपर कौन काम करेगा? न्यूक्लियोसाइडेज। बेटा जी ये एंजाइम मैं वही लिख रहा हूं, डाइपेप्टाइडेज है, यहां पर माल्टेज है, लैक्टेज है, सुक्रेज है। डाइपेप्टाइडेज भी इंटेस्टाइनल जूस में मौजूद है, डाइसैकेराइडेज भी इंटेस्टाइनल जूस में मौजूद है और न्यूक्लियोसाइडेज भी मौजूद है। तो न्यूक्लियोसाइड्स को इसको ब्रेक डाउन करेगा किसमें? नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। यहां पर भी देख सकते हैं आप, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड था, उसको मोनोसैकेराइड में तोड़ दिया हमने। ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी हो गया। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड था पॉलीन्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में, उसे भी हम नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर में तोड़ दिया। इसका मतलब इसका डाइजेशन भी पॉसिबल हो।
डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स जो हैं ये इंटेस्टाइनल लाइपेज की प्रेजेंस में इनका ब्रेकडाउन होगा। तो यहां पर 3 फैटी एसिड प्लस 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस तरीके से जितने भी मेजर फूड सोर्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन सब का पाचन छोटी आंत में संभव हो पाता है। तो आपने देखा, मैं अपनी बात को समराइज करूं कि आज मैंने क्या क्या डिस्कशन किया। तो स्टार्टिंग की थी हमने मुख गुहा में पाचन से संबंधित, फिर आमाशय में पाचन, फिर आंत में पाचन। तो अब मैं यहां पर यह भी कह सकता हूं आंतरीय रस है, इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस, इनके सिक्रेशन को इंक्रीज कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इनको डिक्रीज कौन करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका मतलब जितनी भी इंटेस्टाइनल पार्ट से जो भी एक्टिविटी है उनको बढ़ाने का काम परानुकंपी तंत्रिका का है, लेकिन घटाने का काम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का है। क्लियर है बेटा? तो डाइजेशन से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के पदों को हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को और कंटिन्यू करेंगे। होम असाइनमेंट की फॉर्म में जितने भी टॉपिक्स आपको कवर कराए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं स्टेज 1, 2, 3, 4 वो आप बनाते रहें। होम असाइनमेंट टाइम टू टाइम आपको मिल रहा है, उसको सॉल्व करते रहें, जिससे टॉपिक के ऊपर अच्छी कमांड आपकी होगी। टीम सीएलसी लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है और आप भी इसी तरीके से मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।